हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आधार कार्ड हम सभी के लिए आज के समय में जरूरी दस्तावेज बन चुका है। आधार कार्ड आईडी प्रूफ का भी काम करता है। यदि आधार खो जाए तो हमको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आप वर्चुअल आईडी का प्रयोग करते हैं तो आपको आधार कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वर्चुअल आईडी का प्रयोग आप हर उस जगह पर कर सकते हैं जहां पर आपको आधार कार्ड दिखाने की आवश्यकता हो। वर्चुअल आईडी के द्वारा आप वह सभी काम कर सकते हैं जो आधार कार्ड करता है। आइए जानते हैं कि किस तरह वर्चुअल आधार कार्ड फ्री में सुगमतापूर्वक डाउनलोड किया जा सकता है। वर्चुअल आईडी दरअसल एक 16 अंकों की अस्थायी संख्या होती है। यह आईडी आपके आधार कार्ड की तरह ही काम करती है। इस वर्चुअल आईडी को आप अपने स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप से जनरेट कर सकते हैं। हालांकि वर्चुअल आईडी एक बार ही मान्य होती है, इस वजह से आप जरूरत पड़ने पर बार बार इसे क्रिएट कर सकते हैं। बता दें कि जिस तरह यूआईडीआई आधार कार्ड जारी करता है, उसी प्रकार यूआईडीआई वर्चुअल आईडी भी जनरेट करता है। इस वजह से यदि आप अपनी वर्चुअल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर आपको यूआईडीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहीं वर्चुअल आईडी को क्रिएट करने के लिए आपको आधार नंबर के अलावा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। गौरतलब है कि आप इस वर्चुअल आईडी को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह जनरेट करें आधार वर्चुअल आईडी। सबसे पहले यूआईडीआई की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आप आधार सर्विसेज पर जाकर वर्चुअल आईडी जनरेटर वाईडी का विकल्प चुनें। फिर वर्चुअल आईडी जनरेटर वाईडी कर क्लिक करें। तत्पश्चात आधार नंबर फिल करने के साथ कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे दिए गए ओटीपी सेंड पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा। ओटीपी को भरने के साथ ही वर्चुअल आईडी जनरेट हो जाएगी। वहीं मोबाइल नंबर पर 16 अंकों की वर्चुअल आईडी मैसेज के जरिए आ जाएगी। इसके अतिरिक्त भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार हेल्पलाइन नंबर 1947 पर मैसेज भेजकर भी आधार वर्चुअल आईडी को जनरेट किया जा सकता है। चाईबासा में सुरक्षा बलों के जवानों को नुकसान पहुंचाने के नक्सलियों के नापाक मंसूबे पर पानी फेर दिया गया। सर्च ऑपरेशन पर निकले जवानों ने एक 5 किलो का शक्तिशाली आईडी बम बरामद किया है। बम चाईबासा के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के लेमसाडीह के आसपास जंगली पहाड़ी इलाके में प्लांट किया गया था। यह आईडी बम सुरक्षा बलों के जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नक्सलियों ने लगाया था। बरामद आईडी को बम निरोधक दस्ता की मदद से डिफ्यूज कर दिया गया है। वहीं सर्च ऑपरेशन जारी है। यहां याद दिला दें कि नक्सलियों के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोचू, अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सागेन अंगरिया और अश्विन के सारंडा और कोल्हान इलाकों में मूवमेंट की खबर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चाईबासा पुलिस कोबरा 209 बीएन, 203 बीएन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ 60 बीएन, 167 बीएन, 174 बीएन, 193 बीएन, 134 बीएन, 26 बीएन की संयुक्त टीमें इस अभियान में जुटी हैं। सर्च ऑपरेशन के दरमियान ही आज यानी रविवार को सुरक्षा बलों को यह कामयाबी हाथ लगी है। हिनू पुल के पास स्थित बिजली विभाग की 33 केवी लाइन में आज सुबह अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को बुझाया। बिजली विभाग ने इलाके की बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी थी, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है और आपूर्ति पुनः सामान्य हो गई है। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बता दें कि आज राजधानी के कई इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित थी। 33 केवी नामकुम कोकर ग्रामीण फीडर की मरम्मत और 33/11 केवी कोकर शहरी पावर सबस्टेशन में नया ट्रांसफार्मर लगाने के कार्य के कारण यह बिजली कटौती की स्थिति उत्पन्न हुई थी। हेमंत सोरेन सरकार के बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगी और 27 मार्च तक चलेगी।
मिली जानकारी के अनुसार 3 मार्च 2025 को राज्य सरकार विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट पेश करेगी। इस बजट सत्र के दौरान विपक्ष जेपीएसएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को मुद्दा नहीं बनाए। इसको ध्यान में रखते हुए 18 फरवरी को होने वाली हेमंत कैबिनेट की बैठक में जेपीएसएससी अध्यक्ष के नामों पर मुहर लग सकती है। बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद खाली रहने की वजह से 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा सहित आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं लटकी हुई हैं। खास बात यह है कि आयोग में 22 अगस्त 2024 से अध्यक्ष का पद खाली है। तत्कालीन अध्यक्ष नीलिमा केरकेट्टा का कार्यकाल खत्म होने के बाद से किसी को न तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और न ही नए अध्यक्ष का मनोनयन हुआ है। 13 फरवरी यानी सब ए बारात की रात मोहम्मद अनीसुर रहमान का माथा तब चकरा गया जब घर के बाहर खड़ी उनकी स्कूटी अचानक गायब हो गई। उनका घर सरायकेला के कोपाली ओपी क्षेत्र में है। काफी तलाश करने के बाद भी स्कूटी का कुछ पता नहीं पाया तो अगले दिन 14 फरवरी को मोहम्मद अनीसुर रहमान कपाली थाना पहुंचे। उन्होंने थाना में स्कूटी चोरी होने की लिखित शिकायत अज्ञात चोरों के खिलाफ दर्ज कराई। सूचना सरायकेला खरसावां के पुलिस कप्तान मुकेश कुमार लुणायत तक पहुंची। एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और स्कूटी को खोजने और चोरों को दबोचने के वास्ते चांडिल एसडीपीओ अरविंद कुमार की देखरेख में एक टीम गठित की। गठित टीम को तफ्तीश के दरमियान एक क्लू मिला और पुलिस ने फैयाज आलम उर्फ गलकट्टा, मो महफूज और मो इशरार हुसैन को उठा लिया। सभी कपाली इलाके के ही रहने वाले हैं। जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो तीनों संदेही गुनहगारों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर चोरी की गई मोहम्मद अनीसुर रहमान स्कूटी और चोरी की अन्य 6 बाइक बरामद की गई। साथ ही खुलासा हुआ कि कपाली के अलावा ये लोग आजाद नगर और मानगो इलाके से भी जिसकी तिसकी बाइक टपा लेते थे। चोरी की गई बाइक को ये लोग रफीक आलम तक पहुंचाते थे। रफीक आलम भी कपाली ओपी क्षेत्र का रहने वाला है। रफीक आलम चोरी की गाड़ियों को बंगाल में बेच दिया करता था। पुलिस इस बाइक चोर गिरोह के अन्य सदस्यों को दबोचने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इन संदेही गुनहगारों को दबोचने में चांडिल एसडीपीओ अरविंद कुमार, चांडिल इंस्पेक्टर अजय कुमार, कपाली ओपी प्रभारी सोनू कुमार, एसआई सुमित तिर्की और केस आईओ एसआई अब्दुल रज्जाक खान की भूमिका सराहनीय रही। अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर सागर चंद्रवंशी ने राजधानी रांची में आयोजित महासभा की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में होने वाले नगर निगम चुनाव में चंद्रवंशी समाज हर जिलों में अपना प्रत्याशी उतारेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में अपना भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशियों को महासभा तन मन धन से सहायता करेगा। चंद्रवंशी समाज का एक 11 सदस्य टीम अगले सप्ताह से पूरे जिले का दौरा कर संगठन को प्रखंड स्तर पर मजबूत करने का काम करेगा। हर जिलों में चुनाव होगा और चुनाव के द्वारा अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी का चयन होगा। मौके पर महासभा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बजरंग वर्मा ने कहा कि चंद्रवंशी समाज झारखंड में अपना राजनीतिक भविष्य खुद तय करेगा। हर राजनीतिक दलों ने चंद्रवंशी समाज की अपेक्षा करने की कोशिश की है। इस बार समाज सभी दलों को अपनी ताकत का एहसास कराएगा। वहीं चंद्रवंशी महासभा के झारखंड प्रदेश संयोजक नितेश चंद्रवंशी ने कहा कि चंद्रवंशी समाज में गुटबाजी को खत्म करना है। इसके लिए एक नए बैनर का निर्माण किया जाएगा। इस बैनर के साथ गुटबाजी छोड़कर सबों को साथ साथ लेकर समाज को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही महासभा के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र वर्मा एवं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि झारखंड में चंद्रवंशियों की संख्या लाखों में है। 24 विधानसभा ऐसे हैं जहां चंद्रवंशियों की भूमिका चुनाव में आम रहती है। इसके बाद भी हम लोग मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। हमें एकजुट होकर लोगों को अपनी ताकत का एहसास करना होगा और संगठन को मजबूत करना होगा। इस बैठक में सर्व समिति से संजय चंद्रवंशी को अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया
एवं ऑल इंडिया कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर सुजीत नागवाला का स्वागत किया गया। बैठक में बिहार पर प्रदेश अध्यक्ष संजय चंद्रवंशी, पूर्णिमा चंद्रवंशी, जगदीश वर्मा, पप्पू चंद्रवंशी, महेश चंद्रवंशी, रॉबिन चंद्रवंशी, अविनाश, आर्या चंद्रवंशी सहित काफी संख्या में समाज के अन्य लोग उपस्थित हुए। दिल्ली में चल रहे प्रदर्शनी भारत टेक्स 2025 में पीएम मोदी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का दौरा भी किया। बता दें कि भारत टेक्स एक व्यापक स्तर का वैश्विक कार्यक्रम है और इसका आयोजन 14 फरवरी से किया गया है, जिसका समापन 17 फरवरी को होगा। अबाउट वॉच। दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत टेक्स 2025 में भाग लेने के लिए भारत मंडपम पहुंचे और वहां एक प्रदर्शनी देखी। प्रदर्शनी में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडपम में शाम करीब 4 बजे कार्यक्रम में भाग लेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। पीएमओ की तरफ से कहा गया कि यह कार्यक्रम पूरे टेक्सटाइल वैल्यू चेन, कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों सहित सहायक उपकरण को एक ही छत के नीचे लाता है। वहीं आगे कहा गया कि भारत टेक्स प्लेटफॉर्म टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें 2 स्थानों पर फैला एक मेगा एक्सपो शामिल है और पूरे टेक्सटाइल इकोसिस्टम को प्रदर्शित करता है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के अनुसार भारत टेक्स 2025 लचीली ग्लोबल वैल्यू चेन और टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी को दर्शाता है। इस मेगा टेक्सटाइल इवेंट में कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं, जिसमें वैश्विक स्तर का व्यापार मेला और एक्सपो, वैश्विक स्तर का टेक्सटाइल सम्मेलन, सेमिनार, सीईओ राउंड टेबल और बीडबी के साथ ही G2G मीटिंग शामिल हैं। पलामू टाइगर रिजर्व के दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत गारू पश्चिमी वन क्षेत्र के BC10 में एक युवा हाथी की मौत हो गई है। घटना शनिवार की रात की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम हाथी के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में लग गई है। घटना को लेकर डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष ने बताया कि वन विभाग पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व में एक हाथी की मौत होने की सूचना वन विभाग को मिली। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मामले की पुष्टि करने घटनास्थल पर पहुंची तो पाया कि वहां एक युवा हाथी का शव पड़ा हुआ है। बाद में इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई। हालांकि हाथी की मौत कैसे हुई, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हाथी के दांत भी पूरी तरह सुरक्षित है, इसीलिए संभावना जताई जा रही है कि हाथियों के आपसी संघर्ष में युवा हाथी की मौत हुई है। बताया जाता है कि घटनास्थल पर खून के छींटे भी मिले हैं, इसीलिए यह संभावना प्रबल हो गई है कि हाथियों के आपसी संघर्ष के कारण ही युवा हाथी की मौत हुई होगी। हालांकि मौत के कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जिसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। रविवार को हाथी के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। शनिवार की रात हाथी की मौत हुई है। मौके पर पोस्टमार्टम टीम को भेजा गया है। घटनास्थल पर खून के छींटे भी मिले हैं। हाथी युवा अवस्था में है और दांत भी मौजूद है। यह आपसी संघर्ष भी हो सकता है या कोई घटना भी हो सकती है। मामले की छानबीन जारी है। कुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी पलामू में सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, जबकि 5 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। मृतक श्रद्धालु शशांक शेखर रांची का रहने वाला है। महाकुंभ से लौटते समय हुआ हादसा। दरअसल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पलामू, गढ़वा, सोनभद्र होते हुए कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे हैं और वापस लौट रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को पलामू के चयनपुर थाना क्षेत्र के तालापारा में श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस सड़क हादसे में श्रद्धालु शशांक शेखर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद चैनपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल सभी श्रद्धालुओं को इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो कार छोटी पुलिया से टकरा गई। इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई।
जबकि 5 अन्य घायल हो गए। सभी घायल रांची के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन भी पलामू के लिए रवाना हो गए हैं। मृतक के शव का पोस्टमार्टम मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कराया जा रहा है। देवघर। शिवरात्रि को लेकर देवघर में तैयारियां जोरों पर चल रही है। शहर की साज सजावट के साथ मंदिर में रंग रोगन कर खूबसूरती का रंग चढ़ाया जा रहा है। शिवरात्रि से पहले प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा धाम पहुंच रहे हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। पर्यटन विभाग निकालेगा भव्य शिव बारात। जिले के सभी पदाधिकारियों को शिव बारात को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इस वर्ष पहली बार देवघर में निकलने वाली भव्य शिव बारात को पर्यटन विभाग निकाल रही है, जिसे लेकर पूरे देवघर में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है कि इस बार क्या खास होगा। इसे लेकर जिला प्रशासन की तरफ से इस वर्ष सफल तरीके से शिव बारात निकालने के लिए विशेष ख्याल रखा जा रहा है। शिवरात्रि से पहले पंचशूल उतारने की पुरानी परंपरा को निभाने की तैयारी भी मंदिर में शुरू हो गई है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि शिवरात्रि तक प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए बसंत पंचमी से लेकर शिवरात्रि तक मंदिर में हर वर्ष श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ होती है। पौराणिक परंपराओं के अनुसार यह माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती की शादी होती है। इस दिन देश भर में लोग शिवरात्रि त्योहार के रूप में मनाते हैं। देवघर की शिव बारात पूरे शहर में काफी धूमधाम से निकाला जाता है। यहाँ के शिव बारात की चर्चा पूरे देश में होती है, इसीलिए अभी से ही शिव बारात को भव्य बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। हजारीबाग। विष्णुगढ़ में एक ट्यूशन टीचर पर 3 नाबालिग छात्राओं के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है। शिकायत मिलने के पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी शिक्षक एक स्कूल में शिक्षक है और घर में भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। शिक्षक पर आरोप है कि उसने उसके घर में ट्यूशन पढ़ने के लिए आने वाली 3 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण किया है। पीड़ित बच्चियों की उम्र 7, 9 और 10 साल है। तीनों बच्चियां शिक्षक के घर में ट्यूशन पढ़ने जाती थीं। इस दौरान आरोपी शिक्षक इन तीनों बच्चियों का यौन शोषण करता था। शिक्षक की इस करतूत से परेशान होकर बच्चियों ने घटना की सूचना अपने अभिभावकों को दी। इसके बाद पहले मामले को गांव के स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन मामला नहीं सुलझा। इसके बाद पीड़ित बच्चियों के अभिभावकों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। विष्णुगढ़ एसडीपीओ ने की पुष्टि। इस संबंध में विष्णुगढ़ के एसडीपीओ बैजनाथ प्रसाद ने कहा कि 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अनुसंधानकर्ता को निर्देश दिया गया है कि सभी बिंदुओं पर गहनता के साथ जांच करें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कार्यभार अगले 5 साल तक जारी रहेगा। यह योजना वित्तीय वर्ष 2029-30 में समाप्त हो जाएगी। इस योजना के तहत भारत सरकार ने पूरे देश में लगभग 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है। इस संबंध में सरकार ने राज्यों को 2018 में तैयार की गई लाभार्थियों की सूची को अपडेट करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सरकार ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। इसके अनुसार अब ऐसे लोग जिनके पास 50,000 रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि झारखंड में ऐसे कार्ड धारकों की संख्या 50,000 से अधिक है, जिससे यहां के कई लोग इस योजना से बाहर हो जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का सर्वेक्षण करें। उल्लेखनीय है कि अब झारखंड को पठारी राज्यों की सूची से बाहर कर दिया गया है। पहले इस सूची में झारखंड भी था, लेकिन अब केवल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख इसमें शामिल हैं। इन पठारी राज्यों के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,30,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं
पठारी राज्यों की सूची से बाहर होने के बाद राज्य के लाभार्थियों को अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपये मिलेंगे। भारत सरकार ने अगले 5 साल के लिए लाभार्थियों का चयन करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। नए नियमों के तहत इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ बताया जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 10 प्रकार के लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसमें वे लोग शामिल हैं जिनके पास 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है, या जिनके घर के सदस्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, जिनके गैर कृषि कार्यों का उद्यम पंजीकृत है, जिनका कोई सदस्य 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाता है, जो इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स देते हैं, जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है और जिनके पास 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है। कोडरमा महाकुंभ जाने के लिए लोगों की बेताबी कुछ ऐसी दिख रही है कि वहां पहुंचने के लिए श्रद्धालु कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। जिस तरह कल शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई और तकरीबन 18 लोगों की जान चली गई, कमोबेश उसी तरह की स्थिति कोडरमा स्टेशन पर भी इन दिनों नजर आ रही है। क्षमता से अधिक लोग प्लेटफॉर्म से लेकर रेलवे स्टेशन के सीढ़ियों पर जमा हो जा रहे हैं और ट्रेन आते ही दौड़ भाग करने लगते हैं। दिन हो या रात, श्रद्धालुओं का सैलाब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज की ओर जाने वाली जितनी भी ट्रेनें कोडरमा स्टेशन पर पहुंच रही है, लोग उसमें सवार होने के लिए किसी भी हद तक गुजर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, धक्का मुक्की, जबरन ट्रेनों का दरवाजा खोलना, इमरजेंसी विंडो से बोगियों में दाखिल होने की तस्वीर इन दिनों आम है। रेलवे ट्रैक से प्लेटफॉर्म की क्रॉसिंग। इसके अलावा कोडरमा स्टेशन पर सबसे खतरनाक तस्वीर यह नजर आ रही है कि लोग ट्रेन आने के बाद प्लेटफॉर्म के बजाय रेलवे ट्रैक से लोग जान जोखिम में डालकर ट्रेन में सवार होने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में अगर विपरीत दिशा से कोई ट्रेन आ जाए तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि आरपीएफ के अलावे अन्य सुरक्षाकर्मी और रेलकर्मी लोगों को ट्रेन में सुरक्षित चढ़ाने और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह भी नाकामी साबित हो रही है। बिहार की राजधानी पटना के पास बिहट्टा में नया एयरपोर्ट बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एआई ने इस परियोजना को हरी झंडी दे दी है। इस हवाई अड्डे का निर्माण 459 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जिसका कॉन्ट्रैक्ट एक रूसी कंपनी को दिया गया है। इसका उद्देश्य बिहार में एयर ट्रांसपोर्ट की सुविधाओं को बेहतर बनाना है। राज्य के विकास को मिलेगा बढ़ावा। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने इसके लिए 108 एकड़ जमीन आवंटित की है, जिस पर यह हवाई अड्डा बनेगा। यह हवाई अड्डा न केवल पटना को बल्कि पूरे बिहार और आसपास के इलाकों को भी जोड़ने का काम करेगा। इस नए हवाई अड्डे से बिहार के प्रमुख शहरों के बीच हवाई कनेक्टिविटी में इजाफा होगा, जिससे राज्य के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पटना से बिहटा तक एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। 2000 करोड़ रुपए की लागत से दानापुर से बिहटा तक एलिवेटेड रोड का निर्माण 2026 तक पूरा होगा। इसके बनने से पटना और बिहटा के बीच यात्रा बेहद आसान और तेज हो जाएगी। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि दोनों क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी गति आएगी। कनेक्टिविटी होगी बेहतर। यह परियोजना बिहार के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हवाई अड्डे और एलिवेटेड रोड के जरिए न सिर्फ हवाई यातायात में सुधार होगा, बल्कि राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। इसके परिणाम स्वरूप बिहटा और आसपास के क्षेत्रों में व्यावसायिक